गरीब बुजुर्गों की हर साल होगी 4 बार मेडिकल जांच। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा का अब क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। चिकित्सा विभाग ने 4 जांचों की समय सीमा की निर्धारित कर दी है। पहली जांच की अगर बात करें तो वो शुरुआत होगी 21 अगस्त 2024 से। 21 अगस्त से शुरुआत हो जाएगी शिविर की। उसके अलावा दूसरी जांच 1 अक्टूबर 2024 को होगी। तीसरी जांच 1 दिसंबर 2024 व चौथी जांच के लिए 10 मार्च 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों के लिए जारी किए गए हैं नए कैलेंडर। उसमें तारीखें भी तय की गई हैं, साथ ही शिविरों की सबल सूचनाएं दे दी गई हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजने के निर्देश। हर एक जानकारी ऑनलाइन भी मिल जाएगी, कब कब ये शिविर होना है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से बजट में घोषणाएं की गई थी और उसी का अब क्रियान्वयन होता नजर आ रहा है। सलूमर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया। हार्ट अटैक के चलते विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में उन्होंने अंतिम सांस ली। विधायक को देर रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जयपुर से सलूमर जाते समय उनकी तबीयत बिगड़ी थी। अमृतलाल मीणा कल दोपहर तक जयपुर में थे। मुख्यमंत्री ने आज अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। आज दोपहर उदयपुर में अमृतलाल मीणा को श्रद्धांजलि भी देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फिलहाल सलूमर के गेस्ट हाउस में अमृतलाल मीणा की पार्थिव देह को रखा गया है। अंतिम दर्शनों के लिए खासी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है। वहीं दोपहर तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का इंटरव्यू। कई मुद्दों को लेकर बोले प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़। जजों के रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आने के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि कल आप कोर्ट में थे और आज एक राजनीतिक पार्टी में। आम आदमी क्या सोचेगा, एक कूलिंग पीरियड तो होना चाहिए। जजों की लंबी छुट्टियों के बारे में कहा कि छुट्टियों में भी जज तैयारी करते। 2 मिनट डायलॉग के लिए 3 घंटे पढ़ना होता है। कोर्ट की भाषा, शैली, प्रक्रिया आम नहीं होती, इसे सहज होना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए मैं इस संस्था में एक सेवक रहा हूं। फिलहाल जो उनका इंटरव्यू रहा, तमाम सवाल उनसे किए गए, उसे जवाब के जरिए उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, अपनी बातों को उन्होंने रखा। वहीं विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी। विनेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर संन्यास का ऐलान किया। विनेश फोगाट ने लिखा और अपनी दुख यहां पर व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मां मैं हार गई, कुश्ती जीत गई। अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 आपका सपना, मेरी हिम्मत टूट चुकी है। इस बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐलान कर दिया कि विनेश फोगाट को सम्मानित करेगी हरियाणा सरकार। सिल्वर मेडल विजेता जैसा ही इनाम और सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से कल खबर आई, महज 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से ओवरवेट होना कारण बताया गया और फाइनल में पहुंची हुई फोगाट को बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। विनेश ने अब दुखी होकर कुश्ती से ही, अपने इस खेल से ही संन्यास ले लिया है। वहीं आज गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से उम्मीद नजर आ रही है। पूरे देश भर की नजरें आज के इस खास मैच से है। दरअसल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, कल विनेश ने डिस्क्वालीफाई होने से भारत को काफी झटका लगा था, एक निराशा हाथ लगी थी। लेकिन आज स्टार नीरज चोपड़ा से स्वर्ण की आस इसलिए क्योंकि लगातार वो गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं और इसीलिए उनको गोल्डन बॉय कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में ही 89.34 मीटर थ्रो किया था। भारतीय समय अनुसार रात 11:55 पर ये मुकाबला शुरू होगा, ये मैच शुरू होगा, जो कि अगर हम देखा जाए तो पहले जो क्वालिफिकेशन राउंड था उसमें ही उन्होंने 89.34 मीटर थ्रो किया था और इसीलिए इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय हॉकी टीम से अब ब्रॉन्ज जीतने की भी उम्मीद है, वो भी हर किसी की नजर पर बना हुआ है। शाम को 5:30 बजे स्पेन के साथ भारत की भिड़ंत होनी है। वहीं रेसलिंग में अमन सहरावत और अंशु मलिक भी एक्शन में नजर आएंगे, यह हर किसी को उम्मीद है और इसी बात को लेकर हर कोई टकटकी लगाकर आज वाले मुकाबले पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण आज। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आज अंतरिम सरकार शपथ लेगी। नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस करेंगे नेतृत्व।
आज रात 8:30 पर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। यूनुस आज दोपहर 2:40 पर पेरिस से पहुंचेंगे बांग्लादेश। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शपथ समारोह में करीब 400 लोग शामिल होंगे। बहुत अहम सवाल है, गंभीरता बहुत ज्यादा इस मुद्दे पर, क्योंकि इंडियन एयरबेस में अभी भी तीसरा दिन है जब शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की अभी भी वहीं पर विश्राम कर रही हैं। रात्रि विश्राम भी उनका वहीं रहा, वहीं पर सेफ जोन के जरिए वहीं पर ही हैं। लेकिन अगला ठिकाना उनका क्या होगा, अभी तक उस पर कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा, अभी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में शपथ ग्रहण भी होने वाला है। आज 8:30 बजे शपथ ली जाएगी। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शपथ समारोह में करीब 400 लोग शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से सियासी संकट बना हुआ है बांग्लादेश में, और इस संकट के बीच ट्यूनीशिया से भी खबर कि उत्तरी अफ्रीका देश ट्यूनीशिया के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति ने पीएम अहमद अचानी को बर्खास्त कर दिया है। बिना किसी स्पष्टीकरण के पीएम अचानी को बर्खास्त कर दिया। एक और बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई, लेकिन दूसरे देश से, जहां बांग्लादेश सियासी संकट अभी तक बना हुआ। आज एक शपथ ग्रहण होगा, अंतिम सरकार शपथ लेगी। और अब इस बीच ट्यूनीशिया से खबर आ गई, जहां अहमद अचानी को बर्खास्त किया। राष्ट्रपति ने पीएम अहमद अचानी को बर्खास्त कर दिया बिना किसी स्पष्टीकरण के। पीएम अचानी को बर्खास्त कर दिया। वहीं अब अचानी की जगह सामाजिक मामलों के मंत्री केमल मदौरी को नियुक्त किया गया है। पिछले साल भी तत्कालीन पीएम नजर भूटन को हटा दिया था। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति कैस सईद 2019 में चुने गए थे, लेकिन उसके बाद सत्ता यानी कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इसी के चलते वो लगातार बर्खास्त भी कर रहे हैं प्रधानमंत्रियों को। लेकिन इसके बाद किस तरीके के रिएक्शन आएंगे दूसरे देशों से जिनके साथ ट्यूनीशिया की मित्रता है, ये देखने वाली बात होगी। आरबीआई ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया, और ब्याज दरों में हर किसी की नजर थी क्या उसमें कोई बदलाव होगा, क्या वो बढ़ाई जाएंगी या कम होगी। लेकिन ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछली तरह ही कोई बदलाव नहीं। इससे पहले भी कई बार ऐलान किए गए, लेकिन बदलाव नहीं किया गया। इस बार भी ऐसा है कि कोई बदलाव नहीं। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए। रेपो रेट अभी भी 6.5% पर बरकरार है। लगातार 9वीं बार रेपो रेट यथावत रखने का फैसला किया गया, और आखिरी बार रेपो रेट में फरवरी 2023 में बदलाव किया गया था। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 से 8 अगस्त के बीच हुई। 6 सदस्यीय समिति ने 4 से 2 की बहुमत से रेपो रेट को ना बदलने का निर्णय लिया है, और महंगाई को 4% के दायरे में लाने का फिलहाल टारगेट है। और इसी को लेकर कोशिश फिलहाल आरबीआई की तरफ से भी लगी हुई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। साल 2000 से 2011 तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे भट्टाचार्य। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 2011 बंगाल चुनावों में सीपीएम का नेतृत्व किया था भट्टाचार्य ने, लेकिन उस वक्त प्रचंड जीत दर्ज कर सीएम बनी थी ममता, जिससे पूर्वी राज्य में कम्युनिस्ट शासन एक तरह से समाप्त हो गया था। हालांकि अभी भी उनका प्रभाव कायम था, लेकिन काफी बुजुर्ग हो गए थे, तबियत नासाज चल रही थी। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। एक बयान आया अजीत पवार की तरफ से, जिसके अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखा जाए तो अजीत पवार के बयान के क्या मायने हैं। महाराष्ट्र में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव, और राज्य के दिग्गज नेता जुटे हैं अपना अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने में, संवारने में। लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र में मिली हार के बाद इसके बाद एनसीपी अजीत पवार गुट एकला चालों की नीति पर अटकले यह भी कि विधानसभा चुनाव अकेले लड़ सकते हैं अजीत पवार। इस बीच एक कार्यक्रम में जहां बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि मुझे सीएम पद का ऑफर मिलता तो पूरी एनसीपी अपने साथ ले आता। राजनीति में मैं शिंदे और फडणवीस से भी ज्यादा सीनियर। उस वक्त स्टेज पर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से खुले में उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम के सामने ये बयान दिया है, वो भी जब एक खास घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम हो रहा है, महाराष्ट्र में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, तो ये बयान अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। और अब फिलहाल इस पर चर्चा भी हो रही है। अंतिम बंगाल को तुरंत छोड़ना पड़ेगा पेरिस। दरअसल खेलगांव में बहन के आने के कारण लिया एक कड़ा एक्शन। अपने आई कार्ड पर बहन को ओलंपिक खेलगांव में घुसाया।
53 किलोग्राम में अपना पहला मुकाबला हारकर बाहर हो गई थी अंतिम। उसके बाद से होटल में ठहरी हुई थी। अपनी बहन को खेलगांव जाकर अपना सामान लाने के लिए उसने कहा। वहां से बाहर निकलते समय सुरक्षा कर्मियों ने बहन को पकड़ लिया। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ कि अंतिम पंगाल को अब पेरिस तुरंत छोड़ना पड़ेगा। खेलगांव में बहन के आने के कारण एक कड़ा एक्शन लिया गया है। अपने आई कार्ड पर बहन को भेज दिया। ओलंपिक खेलगांव में उसने घुसा दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादातर गांवों में और भारत देश में ऐसा ही होता है कि अगर आप नहीं जा रहे तो अपने किसी रिश्तेदार या अपने भाई बहन को भेज देते हैं। लेकिन वो पेरिस ओलंपिक है और वहां पर ऐसा करना मतलब आप बिल्कुल बाहर हो गए हैं। 53 किलोग्राम में अपना पहला मुकाबला तो हार गई थी, बाहर हो गई थी अंतिम, लेकिन होटल में ठहरी हुई थी और अपनी बहन को अपना आई कार्ड देकर उन्होंने भेज दिया अपना सामान लाने के लिए। और वहां से बाहर निकलते समय सुरक्षा कर्मियों ने उनकी बहन को पकड़ लिया। भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों को थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर कई घंटों तक रहेगा भद्रा का साया। 19 अगस्त सुबह 6:05 से दोपहर 1:32 तक रहेगा भद्रा का साया। और भद्रा के साया में राखी बांधने पर होती है मनाही। दोपहर 1:32 पर जब ये हो जाए उसके बाद ही, यानी लगभग 1:30 बजे के बाद, कभी भी 1:32 के बाद आप अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगे। बहनों को मिलेगा राखी बांधने के लिए इस बार ज्यादा समय भी, जी हाँ, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि खाली पेट ही, यानी कि व्रत करके बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, इसलिए दोपहर तक उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद उनको बहुत टाइम मिलेगा राखी बांधने के लिए। कुल 7 घंटे 38 मिनट का समय। रक्षाबंधन पर इस साल बन रहे हैं कई शुभ संयोग भी, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और रवि योग का भी शुभ संयोग उस दिन रहेगा।